हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डीके एजुकेशन हेल्प में। तो मैं पढ़ा रहा था आपको भारत की जनसंख्या संरचना। इसमें आज हम पढ़ेंगे आयु के बारे में, साक्षरता दर के बारे में पढ़ेंगे। भारत में किस प्रकार कितनी साक्षरता कहाँ पाई जाती है, कैसे पाई जाती है, किस जिले में ज़्यादा पाई जाती है, किस देश में पाई जाती है ज़्यादा, उसके बारे में बात करेंगे हम। भारत की साक्षरता कितनी है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो आइए बात करते हैं हम पहले पॉइंट से। देखिए, आयु संरचना पहला पॉइंट है हमारा। आयु संरचना चैप्टर चौथा है, 14 है। चैप्टर 14 जो चैप्टर का नाम है भारत की जनसंख्या संरचना। ठीक है, आयु संरचना हमारा जो चैप्टर का नाम है। अब आयु संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम। इसमें पहला पॉइंट बना लेते हैं आयु संरचना। पॉइंट बना लेते हैं हम लोग आयु संरचना। ठीक है, आयु संरचना के बारे में पढ़ेंगे हम। तो इसको पढ़ने का महत्व क्या है, महत्व क्या है इसको पढ़ने का, तो वो लिखेंगे हम पहले महत्व। इससे क्या पता चलता है, महत्व जो आयु संरचना है इससे क्या पता चलता है, इससे किसी भी देश की आश्रित एवं कार्यशील जनसंख्या का पता चलता है। ठीक है, इससे किसी भी देश की देखिए, जो आयु संरचना है आयु, उसको हमने 3 वर्गों में बांटा था। एक बाल वर्ग, एक वृद्ध वर्ग और एक कार्यशील वर्ग। ठीक है, 3 वर्ग में बांटा था। जो बाल वर्ग है, जो बाल वर्ग है उसके लिए भी मैं बता दूं, बाल वर्ग को मैंने क्या कहा था आपको, ये 0 से 14 वर्ष की क्या है आयु है। ठीक है, तो मैं पहले तो हम ये बता दूं कि इसको आयु संरचना को पढ़ने का महत्व क्या होता है। महत्व होता है इससे हम किसी भी देश की हम इससे क्या पता कर सकते हैं, आयु संरचना एवं आयु आश्रित, जो आश्रित लोग होते हैं वो, और कार्यशील जनसंख्या होती है वो, मतलब जितने लोग भारत में, जितने लोग आश्रित है, मतलब आयु के हिसाब से 0 से 14 वर्ष के जो व्यक्ति है वो आश्रित है। कितने आश्रित है वो पता लग सकता है। कार्यशील व्यक्ति मतलब जो कार्य करते हैं उनके बारे में पता लग सकता है। वृद्ध व्यक्तियों के बारे में पता लगता है कितनी जनसंख्या है। ठीक है, तो ये महत्व होता है कि हम किसी भी देश की आश्रित एवं कार्यशील जनसंख्या का पता लगा सकते हैं। इसमें मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, मैंने आपको 3 भागों में बांटा गया था। एक देखिए, पहला देखिए यहाँ पे बाल आयु वर्ग। ठीक है, बाल आयु वर्ग, ठीक है, बाल आयु वर्ग मैंने ये बांटा था आपको। बाल आयु वर्ग, जो देखिएगा बाल आयु वर्ग है उसकी हमने जो वर्ष लिया था 0 से 14 वर्ष लिया था। क्या लिया था? 0 से 14 वर्ष लिया था। और ये भारत में कितनी पाई जाती है? देखिए, भारत में लगभग ये 29.5% की पाई जाती है। भारत का मैंने आपको 2016 के तत्व लिखाए थे पहले मैंने। चौथा चैप्टर जो जिसने पढ़ा होगा उसको आराम से समझ में आएगा, उसमें लिखा हुआ है लिंग अनुपात में भी। जो भारत में बाल वर्ग है वो 29.5% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? भारत में बाल वर्ग की जो आयु है वो पाई जाती है 29.5% तक पाई जाती है। 29.5% क्या पाई जाती है?
बाल आयु वर्ग पाई जाती है, जो क्या है, आश्रित है। जो एक संख्या क्या है, ये क्या है, आयु आश्रित है, आश्रित आयु है ये क्या है, आश्रित आयु। ठीक है, ये आयु ही ऐसी है जो आश्रित रहना चाहती है, दूसरों के ऊपर आश्रित रहती है ये, दूसरों के ऊपर, ठीक है, अपने बड़ों के ऊपर आश्रित रहती है ये। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट है हमारा इसमें ही, तो दूसरा पॉइंट था हमारा वो था कार्यशील। ठीक है, कार्यशील जो आयु है, कार्यशील आयु वर्ग या कार्यशील जनसंख्या भी कह सकते हैं, कार्यशील आयु वर्ग भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी मैंने जो आपको एज बताई थी वो बताई थी 0 से 14 तो बाल वर्ग की है, परंतु हम यहाँ पे 14 से नहीं 15 से लिखेंगे। यहाँ पे 14 तक तो आ ही गई, अगर मैं 14 से लिखूंगा तो 14 में तो कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि 14 तो यहाँ पे आ गया। तो हम लिखेंगे 15 वर्ष से काम करना शुरू करते हैं, तो 15 लिखूंगा, 15 से 65 64 सॉरी 15 से 64। ठीक है, 15 से 64 मैंने लिखवाया था आपको। ठीक है, जो कार्यशील जो जनसंख्या है वो 15 से 64 लिखाया था मैंने आपको। अब देखिए 15 से 64 लिखवाया था, तो ये क्या है, कार्यशील, कार्य करती है ये, क्या करती है, कार्य करती है, कार्य, काम करती है, काम। ठीक है, रोजगार करती है ये, रोजगार, तो उद्योग के धंधे अपनाती है ये, कार्यशील जनसंख्या। ठीक है, कार्यशील आयु, जिसकी मैंने आयु बताई थी आपको 15 से 64। अब देखिएगा इसको भी मैंने 3 वर्ग में बांटा, तो अभी मेरे को जरूरत नहीं है इसके बारे में करवाने की ज्यादा, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, आप चौथा चैप्टर है, तीसरा पॉइंट है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब कार्यशील आयु वर्ग का 15 से 64 तो मैंने लिखवा दिया यहाँ पे, ये इसकी एज है। ठीक है, अब ये क्या करती है, कार्य करती है, रोजगार करती है। तो ये भारत में कितनी पाई जाती है, कितने परसेंट पाई जाती है, तो भारत में इसका परसेंटेज है 62.5, मतलब भारत में ये 62.5% पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक पाई जाती है भारत में, विश्व की नहीं, विश्व की बात नहीं कर रहा, भारत में बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग से अधिक क्या है, कार्यशील जनसंख्या है, 62.5% की जनसंख्या है। इसी कारण से हमारा जो भारत है धीमी गति से क्या कर रहा है, विकास कर रहा है, विकास की ओर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, धीरे धीरे और ज्यादा बढ़ रही है, समस्या बढ़ रही है, परंतु ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, विकास कर रहा है हमारा भारत। ठीक है, अब जो तीसरी अवस्था है, पहले तो कार्यशील जनसंख्या कितनी पाई जाती है, 62.5% पाई जा रही है। ठीक है, अब तीसरी अवस्था जो बताई थी मैंने आपको, बताई थी वृद्ध आयु वर्ग। वृद्ध आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग बताई थी मैंने आपको, तीसरी अवस्था। ठीक है, तीसरी अवस्था मैंने आपको क्या बताई थी, वृद्ध आयु वर्ग बताई थी मैंने आपको, वृद्ध आयु वर्ग बताई थी मैंने आपको, तीसरी अवस्था एक बार बोल रहा हूँ, वृद्ध आयु वर्ग बताई थी मैंने आपको, तीसरी अवस्था। अब देखिए तीसरी अवस्था मैंने आपको एज बताया था इसको, ये तो हो गया 64, तो ये हो गया 65 से अधिक। अब एक चीज और देखिए कि मैंने आपकी बुक में जो लिखा हुआ है ना, वो 64 की जगह 59 लिखा हुआ है। ठीक है, कार्यशील, ठीक है, कार्यशील, और ये 65 की जगह वृद्ध वाली 60 लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है? देखिए मैं बताऊं आपको, पहला तो बाल वर्ग है वो 0 से 14 ही लिखा हुआ है आपकी बुक में भी और ये भी। ठीक है, अब मैंने लिखा है यहाँ पे 15 से 64, क्यों लिखा है? क्योंकि जो विकास देश है, विकास कर चुके हैं जो देश, जैसे यूरोप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, वहां की जो जो कार्यशील जनसंख्या है उसका जो अनुमान है वो 64 वर्ष तक चलता है कार्यशील व्यक्ति। ठीक है, 64 के बाद वो वृद्ध होता है, लेकिन अपने भारत में ऐसा नहीं है। अपने भारत में 15 से 59 एज होती है, जो 59 एज हो जाती है, जब व्यक्ति की 59 एज हो जाती है, 59 पार कर जाता है, 60 तक पहुंच जाता है, तो उसे वृद्ध मान लिया जाता है अपने भारत में। ठीक है, अपना क्योंकि विकासशील है, विकसित नहीं है, विकासशील है, विकास कर रहा है धीरे धीरे, अभी विकास हुआ नहीं है। अपने चिकित्सा जो है वो उसमें सुधार ला रहे हैं हम, अभी भी सुधार ला रहे हैं, हम बहुत ज्यादा सुधार ला चुका है अपना भारत अभी चिकित्सा पर अभी भी सुधार आ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, अभी थोड़ा थोड़ा, अभी 2-3 साल बोल रहे हैं कि 2030 या 2025 में क्या होगा, इसकी जनसंख्या कम हो सकती है अपने भारत में। अब देखिए मैंने आपको बताया वृद्ध आयु वर्ग, वृद्ध आयु वर्ग
इसलिए मैंने 65 लगा, क्योंकि आपको मैंने इसके बारे में बता दिया तो इसके बारे में पता ही होगा। अगर वृद्ध आयु वर्ग भारत में है तो भारत में वृद्ध आयु वर्ग 60 से माना जाता है, और अगर बाहर के देशों में तो 65 माना जाता है, अधिक माना जाता है। 5 साल और जेल भाई, तू वृद्ध नहीं हुआ अभी, 5 साल और जेल दूसरे दूसरे देशों में। ठीक है, अपने देश में 60 है कि 60 पे तू वृद्ध हो चुका, अब बैठ जा घर पे। ठीक है, 60 पे अब वृद्ध हो चुका। ये जो भारत में जो प्रतिशत पाया जाता है इसका वृद्ध जो आयु वर्ग है वो भारत में कितना पाया जाता है देखिएगा। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको 2 आंकड़े याद करने की जरूरत है, तीसरा आंकड़ा आप खुद बना सकते हो। इसमें देखिए आप 29.5 और 62.5, आप 20 को 60 से जोड़ेंगे तो 80 आएगा, 80 के पीछे 9 लगाइए, 89 और 2 जोड़ दीजिए 91, 91 और 5 5 1 हो जाता है 92, बाकी बची 8। तो वृद्ध अवस्था जो है 8% पाई जाती है भारत में। भारत में 8% की वृद्ध अवस्था पाई जाती है, वृद्ध आयु वर्ग पाई जाती है। बूढ़े लोगों की संख्या जो है 8% है अपने भारत में। 0.08 लिख सकते हो, 8.0 लिख सकते हो इसे। ठीक है, आपकी बुक में क्या देख रखा है, 8.0 दे रखा है, 8.0%, तो वो 8% होता है, 8% हो रहा है, 8.0% लिख सकते हो आप। आपकी बुक में देख के कंफ्यूज मत होना। तो मैंने अभी क्या बताया था, ये हमारा पहला पॉइंट है, इसको मैंने क्या करा है, अब देखो मैं एक बार रिवाइज करता हूँ इसको, फिर उसके बाद इसका एक टॉपिक लेता हूँ मैं आपके सामने जो इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये आयु संरचना नाम है इसका, ये जो 3 आयु है इसको मैंने आयु संरचना नाम दे दिया, आयु की संरचना। ठीक है, आयु की संरचना आप समझ सकते हो कि इससे किसी भी देश की, इससे क्या आयु संरचना से क्या हमारे को क्या समझ में आ सकता है, जो आयु संरचना से हम किसी भी देश की क्या पता कर सकते हैं, आश्रित एवं कार्यशील। आश्रित कौन सी है, आश्रित बाल वर्ग और वृद्ध वर्ग आश्रित है। बाल वर्ग काम नहीं करती है, कार्य नहीं करती है बाल वर्ग, ना ही वृद्ध वर्ग जो है वो काम करती है। तो ये क्या करती है, सिर्फ बैठी रहती है और कार्यशील जो जनसंख्या होती है उस पर डिपेंड रहती है। वृद्ध जो होते हैं वो अपने बेटों पर डिपेंड रहते हैं। वृद्ध जो जनसंख्या होती है, बूढ़े लोग जो अपने बेटों पर डिपेंड रहते हैं, बेटे बेटियों पर। जो बाल वर्ग होते हैं वो अपनी मम्मी पापा पर क्या होता है, डिपेंड रहते हैं बाल वर्ग। ठीक है, दोनों क्या है, ये भी आश्रित है और ये भी साश्रित है। जो बीच वाली है कार्यशील जनसंख्या, नाम ही से पता चल रहा है कार्य करती है, सिर्फ एक ही जनसंख्या है कार्य करती है। ठीक है, अब मैंने क्या करा, इससे किसी भी देश की क्या पता चल सकती है, आश्रित एवं कार्यशील जनसंख्या पता चल सकती है। ठीक है, जनसंख्या पता चल सकता है कि जनसंख्या का पता चल सकता है उसमें कितनी जनसंख्या आश्रित है, कार्यशील है, क्या विकास हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बारे में पता लगा सकते हैं हम। ठीक है, जहां पर बाल वर्ग और आयु वर्ग वो वृद्ध वर्ग ज्यादा होगा वहां का विकास क्या होगा, बिल्कुल मंद, ना के बराबर। लेकिन जहां पर कार्यशील जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पर जो विकास होगा वो ज्यादा हो, वहां पर जो विकास होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा। अब देखिए ज्यादा होगा कार्यशील में, वृद्ध वर्ग में क्या होगा, कम होगा। वृद्ध वर्ग जहां पे ज्यादा होगा वहां पे कम होगा। ठीक है, बाल और आयु, वृद्ध में भी अगर आपको और छांटना होगा, बाल और आयु में से वृद्ध जो बाल वर्ग है और वृद्ध वर्ग है, इन दोनों में से कौन सी जनसंख्या ऐसी है जिसके ज्यादा होने पर क्या होता है, जो विकास कम होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा वृद्ध वर्ग जो जहां पर सबसे ज्यादा होंगे वहां पे विकास कम होगा। इन दोनों में भी छाटे तो, क्योंकि जो बाल वर्ग है वो तो बड़े भी तो होंगे, वो भी कार्य करेंगे, लेकिन जहां पे वृद्ध वर्ग ज्यादा होंगे वो तो काम ही नहीं करते, वो तो काम ही नहीं करेंगे क्योंकि उनका तो काम ही छूट गया। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो बैठे रहेंगे हमेशा। ठीक है, बैठे रहेंगे वो तो, ठीक है बैठे रहेंगे तो बस ये जहां पे होंगे वृद्ध वर्ग की संख्या जहाँ पे होगी वहां पे विकास नहीं होगा। ठीक है, कहाँ पे कार्यशील की जनसंख्या ज्यादा होगी वहां पे विकास ज्यादा होगा। बाल वर्ग के लिए मैं बता ही दिया है। अब देखिए बाल वर्ग की जो जनसंख्या है 0 से 14 वर्ष ले ली है, आश्रित जनसंख्या है जिसको मैंने बता दिया भारत में 29.5% की पाई जाती है ये जनसंख्या। ठीक है, कार्यशील जनसंख्या की मैंने बता दिया 15 से 64 जो कार्यशील जनसंख्या है। ठीक है, भारत में 62.5% की जनसंख्या पाई जाती है। अगर मैं बात करूं वृद्ध आयु वर्ग की, वृद्ध आयु वर्ग 65 से ज्यादा अधिक वाले जो है वो, ठीक है वही हो गए वृद्ध वाले। ठीक है, 65 से ज्यादा, और 8% की जनसंख्या का पाई जाती है भारत में, पाई जाती है वृद्ध वालों की जनसंख्या। तो देखिए अब मैं क्या करूंगा, अब मैं जो बाल वर्ग है, जो ये बाल वर्ग है इसको मैं एक टॉपिक बना लेता हूं। बाल वर्ग के बारे में जानते हैं बपन कि बाल वर्ग क्या है, जो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि भारत में कितना पाया जाता है बाल वर्ग, कहाँ कहाँ पे सर्वाधिक बाल वर्ग है। क्योंकि बाल वर्ग के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि बाल वर्ग बड़ा भी तो होगा। ठीक है, बाल वर्ग के बारे में ज्यादा जरूरी है जानना अपन को। आइए मैं बाल वर्ग का बात कर लेता हूँ।
मैंने टॉपिक ले लिया बाल वर्ग, ठीक है, मैंने टॉपिक ले लिया यहाँ पे। भारत की जनसांख्यिकीय जो संक्रमण की तीसरी अवस्था में चल रहा है, जो पता है आपको भारत जो है तृतीयक अवस्था में चलता है, तृतीयक, ठीक है, भारत क्या है, तृतीयक अवस्था में चलता है, तीसरी अवस्था में चलता है, जनसांख्यिकीय तीसरी अवस्था में चलता है, जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्था में वो भारत जो है तीसरी अवस्था में चलता है, ठीक है, क्योंकि प्राकृतिक वृद्धि जो है वो क्या होती है, प्राकृतिक वृद्धि जो है वो उच्च है। प्राकृतिक वृद्धि कैसे निकालेंगे तो मैं बताऊं, जन्म दर में से मृत्यु दर घटा दीजिए, जो बचेगा वो प्राकृतिक वृद्धि होगी। जन्म दर में से मृत्यु दर घटाना है, जो बचेगा वो प्राकृतिक वृद्धि होगी, प्राकृतिक वृद्धि, ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि। तो देखिए अब प्राकृतिक वृद्धि पर भी बात कर ली है, तो ये भी देख लीजिए, एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। जो भारत है वो तीसरी अवस्था में चल रहा है, जनसांख्यिकीय के संक्रमण की अवस्था के आधार पर तीसरी अवस्था पे चल रहा है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत कौन सी अवस्था चल रहा है जनसांख्यिकीय संक्रमण की अवस्था पर, तो तीसरी अवस्था पर चल रहा है। क्यों चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्राकृतिक वृद्धि है वो बहुत उच्च है। मैं कहने का मतलब है सिर्फ एक ही लाइन में आंसर देना है आपको, प्राकृतिक वृद्धि उच्च है। यदि आपको ये नहीं देना तो ये भी दे सकते हो आप, इसकी जगह एक ही लाइन में आंसर कि ये दे सकते हो आप, जो जन्म दर है वो उच्च है, जन्म दर क्या है, उच्च है, लेकिन मृत्यु दर निम्न है, ठीक है, मध्यम जो है मृत्यु दर कम है, गिरता हुआ है, ठीक है, लेकिन जन्म दर उच्च है, जन्म लेने वाले बच्चे उच्च हैं, लेकिन मृत्यु दर निम्न है, नीचे है, मृत्यु कम लोगों की हो रही है, लेकिन प्राकृतिक जो वृद्धि है वो ज्यादा लोगों की हो रही है, ठीक है। अब देखिए बाल जो बाल जनसंख्या है, बाल वर्ग है, उसको मैं एक पॉइंट के हिसाब से लेता हूं यहाँ पे। 2011 के अनुसार बात करते हैं अपन, 2011 के अनुसार जो बात करते हैं बाल जनसंख्या की बात करते हैं। अब मैंने बाल जनसंख्या का जो मैंने आपको बताया था कि बाल जनसंख्या का जो वर्ष है वो 0 से 14 वर्ष का जगह है हमने, लेकिन उसमें से बाल वर्ष की जो हमने पता करा कि बाल वर्ष जो है वो कितने पाए जाते हैं, ठीक है, पता करा, फिर हमने क्या करा, बाल वर्ष की एक संख्या ले ली, एक वर्ष ले लिया कि हमको इतने से इतने में पता करना है कि बाल वर्ग जो है भारत में कितना पाया जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से। तो देखिए मैंने इसकी वर्ष ले ली, इसका आयु ले ली 0 से 6 वर्ष, ठीक है, 0 से 6 वर्ष ले लिया कि 0 से 6 वर्ष में हमको पता करना है भारत में कितनी जनसंख्या रहती है बाल वर्ग की। 2011 के अनुसार, ठीक है, कितनी जनसंख्या रहती है, तो कितनी जनसंख्या रहती है इसमें देखिएगा अब, जो भारत में ये 15.8 करोड़ की जनसंख्या रहती है, ठीक है, भारत में, ठीक है, भारत में ये है 15.8 करोड़, ठीक है। जो भारत में जो बाल जनसंख्या है, बाल वर्ग की आयु हमने ले ली 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष, वो मैंने क्या बताई थी, 0 से 14 वर्ष बताई थी। तो आप घबराइएगा मत, पहली बात तो मैंने 0 से 14 वर्ष बताई थी पहले, जिसका मैंने 29.5% बताया था, वर्ष ज्यादा था उसमें, लेकिन इसमें वर्ष है 0 से 6 वर्ष, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या वालों की बात कर रहे हैं हम। तो 2011 के अनुसार जो है उसमें भारत में 15.8 करोड़ की जनसंख्या रहती है। कहाँ, बाल वर्ग की जनसंख्या जो है 0 से 6 वर्ष की जो आयु वाले हैं वो वाले बता रहा हूँ, 15.8 करोड़ की जनसंख्या रहती है। अगर मैं बात करूं प्रतिशत में बात करूं, तो प्रतिशत की जो जनसंख्या है, प्रतिशत में बता दो, भारत की जो आयु वर्ग है, बाल वर्ग है 0 से 6 वर्ष वालों की, वो है 13.12%, 13.12% की जो जनसंख्या है, वो परसेंट में बता रहा हूँ, 13.12% की जो जनसंख्या है वो बाल जनसंख्या है, 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या है भारत में जो पाई जाती है,
ठीक है, भारत में जो है, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर के आधार पर, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर के आधार पर मैं लिखता हूं, वृद्धि दर के आधार पर ठीक है, दशकीय वृद्धि दर के आधार पर, मतलब दशकीय वृद्धि से मेरा मतलब है 2001 से लेकर 2011 में, 2001 से 2011 के मध्य जो है बाल वर्ग में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है, उसके बारे में बात कर रहा हूं, दशकीय वृद्धि दर के बारे में बात कर रहा हूं मैं। जो मैं बता दूं कि बाल वर्ग की जो वृद्धि है वो ऋणात्मक में रही, मतलब माइनस में रही। 2001 में जितनी जनसंख्या थी बाल वर्ग की, उससे अब 2011 में घट चुकी है, बाल वर्ग कम हो चुकी है जनसंख्या। तो कितनी कम हुई है? -3.08%, माइनस में हुई है, और माइनस में कितनी हुई है? 3.08% घट गई है। 08% मतलब 3.08%, 3% भी लिख सकते हो आप, 3% घट चुकी है। कहां पे? 2011 में बाल वर्ष की आयु में ऋणात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा है। ऋणात्मक मतलब माइनस, माइनस माइनस परिवर्तन देखने को मिल रहा है, मेरे को माइनस परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और कितना देखने को मिल रहा है? वो मिल रहा है 3.8% की जो जनसंख्या है वो घट गई है। 3.8% की जो जनसंख्या है वो घट चुकी है, घट चुकी है, घट चुकी है। ठीक है, अब कितनी है? अब है 2011 के अनुसार 15.8 करोड़ की जनसंख्या बची है। परसेंटेज में बात करूं तो 13.12% की जनसंख्या अभी भारत में है। कौन सी? बाल वर्ग की है। अब देखिए आगे, देखिए इसमें बताऊं आपको, प्रथम स्थान कौन सा है जहां पर बाल वर्ग की जो है जनसंख्या पाई जाती है सर्वाधिक? प्रथम स्थान है, देखिए अब देखिए जो प्रथम स्थान है वो है यूपी, जहां बाल वर्ग की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, सर्वाधिक पाई जाती है बाल वर्ग की जनसंख्या। ठीक है, कहां पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती है। 2.97 करोड़, 2.97 करोड़ की जनसंख्या पाई जाती है बाल वर्ग की। 2.97 करोड़ की जनसंख्या पाई जाती है बाल वर्ग की। कहां पे? यूपी में। सिर्फ यूपी की बात कर रहा हूं मैं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है। अगर मैं इसके बाद बात करूं दूसरा स्थान, तो दूसरा स्थान देखिएगा। इसके बाद जो दूसरा स्थान है वो है बिहार का। बिहार में, बिहार का है दूसरा स्थान। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है बिहार। दूसरा स्थान है जहां पे जनसंख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 1.85 करोड़, 1.85, 1.85 करोड़, 1.85 करोड़। ठीक है, 2.97 करोड़, 2.97 करोड़ यूपी में पाई जाती है, जबकि बिहार में 1.85 करोड़। ठीक है, 1.85 करोड़ बिहार में पाई जाती है। इसका आपको ध्यान रखना है। यदि आपको आंकड़े ध्यान नहीं होंगे तो आपको ये चीज याद रखना है, प्रथम स्थान जो है बाल वर्ष की आयु का वो कहाँ पे पाई जाती है सर्वाधिक? भारत में, तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जो दूसरा स्थान है वो है कौन सा? बिहार है। बिहार में दूसरे स्थान पर पाई जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान नहीं आए तो सिर्फ ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आप देखिए जो प्रतिशत की दृष्टि से अगर अपन देखे तो सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो मिजोरम है, मेघालय में है। मेघालय में प्रतिशत की दृष्टि पर देखें, प्रतिशत के हिसाब से देखें अपन, मेघालय में सबसे ज्यादा जो है प्रतिशत है। ठीक है, यहाँ पे जनसंख्या है, ठीक है, जनसंख्या है, लेकिन मेघालय में प्रतिशत है। समझिएगा आप,
देखिए एक जगह पर जैसे समझ लीजिए पंजाब में 200 लोग हैं और राजस्थान में 100 लोग हैं, ठीक है। राजस्थान में 80 लोग क्या है, पढ़े लिखे हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं। पंजाब में 100 लोग पढ़े लिखे हैं। अब पंजाब में तो 200 लोग हैं, तो 200 लोग में 100 लोग पढ़े हुए, तो वो 50% आ जाएगा, ठीक है, 50% आ जाएगा। जनसंख्या ज्यादा है पर 50% कम है, परसेंटेज में 50 है। लेकिन जो राजस्थान है उसमें 100 लोग रहते हैं। अब 100 में से 90 तो पढ़े हुए हैं, तो 90 की बात करें तो 90% ही आ जाएगा सीधा, कि 90% लोग पढ़े हुए हैं और 10% नहीं पढ़े हुए। अब देखिए राजस्थान की जनसंख्या कम है फिर भी परसेंटेज ज्यादा है, तो यही चीज होता है। जनसंख्या उत्तर प्रदेश में ज्यादा है, मेघालय में कम है, फिर भी मेघालय प्रथम स्थान पे आ रहा है। कौन से पे? प्रतिशत की हिसाब से मेघालय में जो है जनसंख्या क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से मेघालय में प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा प्रथम स्थान पर आ रहा है। प्रतिशत के हिसाब से जो प्रतिशत कितना है उसका, प्रतिशत है 18.75, 18.75%। मेघालय का प्रतिशत पूछा जाए तो ये लिख दीजिएगा, मेघालय का प्रतिशत है 18.75 सर्वाधिक है प्रतिशत के हिसाब से। मेघालय में सर्वाधिक पाई जाती है बाल वर्ग की आयु जो है सर्वाधिक पाई जाती है मेघालय में कहाँ पर पाई जाती है सर्वाधिक? मेघालय में सर्वाधिक पाई जाती है जनसंख्या मेघालय। 18.75% की जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। अब देखो अगर अपन बात करें तो दूसरा, अगर बात करें अपन न्यूनतम जो है, जो परसेंटेज पाई जाती है कहाँ पाई जाती है, न्यूनतम लिख देता हूं मैं। न्यूनतम जो प्रतिशत के हिसाब से अगर मैं बात करूं, न्यूनतम तमिलनाडु में पाया जाता है। तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु की बात कर रहा हूं मैं। कहां कहां की बात कर रहा हूं? तमिलनाडु की बात कर रहा हूं मैं आपको तमिलनाडु की बात कर रहा हूं। तमिलनाडु में कितना परसेंटेज पाया जाता है? अगर मैं बात करूं कितना परसेंटेज पाया जाता है तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में पाया जाता है 9.56%। तमिलनाडु में 9.56% क्या पाया जाता है? परसेंटेज पाया जाता है, बाल वर्ग का परसेंटेज पाया जाता है, ठीक है। बाल वर्ग का परसेंटेज तमिलनाडु में सर्वाधिक पाया जाता है। दूसरे स्थान पर है तमिलनाडु, पहला स्थान है मेघालय। अब देखिए मेघालय है तो अपन इसको एक बार समझ लेते हैं। ये हमारा पॉइंट पूरा हो चुका है ये वाला। अब दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे इसके बाद। पहले मैं आपको समझा देता हूँ ये मैंने क्या लिखवाया। देखिए मैंने 2011 के आंकड़े लिखवाए हैं आपको। 2011 के अनुसार बाल जनसंख्या जो है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा है, कहाँ पे सबसे कम है, ठीक है, उसके बारे में बताया मैंने आपको। तो 2011 के अनुसार बाल जनसंख्या का मैंने जो वो है क्या बोलते हैं वर्ष है जो मैंने ले लिया, 0 से 6 वर्ष की जो जनसंख्या है उसके बारे में पता लगाना है हमारे को। तो भारत में 0 से 6 वर्ष की जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो भारत में 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या कितनी है? 15.8 करोड़ की जनसंख्या निवास करती है। कितनी? 15.8 करोड़ की जनसंख्या भारत में निवास करती है, ठीक है, बाल वर्ग की जो है 0 से 6 वर्ष की, ठीक है। प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो प्रतिशत है इसका 13.12% है। 13.12% है। क्या है? प्रतिशत के हिसाब से भारत में बाल जनसंख्या 0.6 वर्ष की जो आयु है, 0 से 6 वर्ष की जो आयु है वो 13.12% की पाई जाती है। 13.12% है जो परसेंट है, जो 13.12% की जनसंख्या पाई जाती है। 13.12% की जनसंख्या पाई जाती है भारत में परसेंटेज के हिसाब से, और भारत में करोड़ों के हिसाब से 15.8 करोड़ की जनसंख्या पाई जाती है। अगर अपन दशकीय वृद्धि के बारे में बात करें, दशकीय वृद्धि के आधार पर, दशकीय वृद्धि मतलब पिछले से आया हुआ, ठीक है, पिछले से आया हुआ साल। पिछला कौन सा है? गया साल कौन सा है? समझ लीजिए आप 2011 में, तो गया साल कौन सा है? 2001। गया साल है 2001, ठीक है, गया साल, ठीक है। अब ये 2011 आया हुआ साल है जिसपे अपन जी रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। अभी अपन 2011 में पढ़ रहे हैं, ये समझ लीजिए आप। 2001 में, ठीक है, 2001 की तुलना में 2011 में जो वृद्धि हुई है वो माइनस हुई है। 2001 में जितनी जनसंख्या थी ना उससे बड़ी तो नहीं, उससे भी घट गई 2011 में, ठीक है। 2011 में बाल वर्ग की जो जनसंख्या है वो घटी। कितनी घटी? कितने परसेंट करी? तो माइनस में घटी है, ऋणात्मक घटी है। कितनी घटी? 3.08%। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 3% क्या है? घटी है। 3.08% ना लिख के आप 3% घट गई है। किसमें?
2011 में 3% घट चुकी है अपनी बाल वर्ग की जनसंख्या, ये भी ले सकते हो आप सिंपल से। अगर मैं बात करूं प्रथम स्थान कौन सा है जहां पर सबसे ज्यादा बाल वर्ग की जो जनसंख्या है वो पाई जाती है, 0 से 6 वर्ष वाले जो है जनसंख्या, जिसकी जनसंख्या की जो जनसंख्या कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, 0 से 6 वर्ष वालों की, 6 वर्ष वालों की, ठीक है, 6 वर्ष से अधिक नहीं, 6 वर्ष वालों की, मतलब बाल जो है जनसंख्या, बाल जनसंख्या, बच्चे की जनसंख्या कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, 0 से 6 वर्ष की। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाती है बाल वर्ग की आयु। उत्तर प्रदेश में कितना पाया जाता है, 2.97 करोड़ की जनसंख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एक और बार। देखिए 2.97 करोड़ की जनसंख्या पाई जाती है, दो बीच में 0.97 करोड़, ठीक है, 2.97 करोड़, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा है बिहार का। बिहार की बात करो तो दूसरा स्थान है ये, ऐसा दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या की दृष्टि पर। कौन सी जनसंख्या, बाल जनसंख्या के आधार पर दूसरे स्थान पर आता है ये, देखिएगा जो 1.85 करोड़ की जो जनसंख्या है वो पाई जाती है बाल वर्ग की। से बिहार में 1.1, एक मतलब 1.85 करोड़, 1.85 करोड़, 1 फिर बीच में पॉइंट फिर 8.5 करोड़, ठीक है, 1.85 करोड़ की जनसंख्या पाई जाती है बिहार में, ठीक है, बिहार में 1.85 करोड़ की जनसंख्या पाई जाती है। प्रतिशत के हिसाब से देखो तो मेघालय में प्रतिशत ज्यादा है, मैं बता चुका हूँ क्यों पाया जाता है, ठीक है, प्रतिशत मेघालय में ज्यादा है। ये आप अगर पूरी वीडियो देख रहे हैं, बीच बीच से कट करके ना देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा मेघालय में प्रतिशत क्यों ज्यादा है, और बिहार में जो उत्तर प्रदेश है उसमें जनसंख्या ज्यादा है और मेघालय में प्रतिशत ज्यादा है, ऐसा क्यों, ठीक है, अगर आप शुरू से देख रहे हैं तो काट पीट के नहीं देख रहे हैं तो, ठीक है। देखिए प्रतिशत है इसका मेघालय का 18.75%, 18.75%, वन एक, ठीक है, 1.8, ठीक है, 1.80, मतलब देखिएगा आप, जो इसकी जनसंख्या है 18.75, 18.75%, मतलब 18.75% की जनसंख्या क्या है, बाल जो 18.75% की जनसंख्या जो है मेघालय में पाई जाती है बाल वर्ग की, परंतु इसकी जनसंख्या क्या है, कम है, और इसकी जनसंख्या ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है, मेघालय की जनसंख्या कम है। उत्तर प्रदेश का जो प्रतिशत है वो कम है और मेघालय का प्रतिशत जो है ज्यादा है, प्रतिशत के हिसाब से बता रहा हूँ। और न्यूनतम प्रतिशत वाला जो राज्य है, जो मैं बता दूं, न्यूनतम प्रतिशत वाला राज्य तमिलनाडु है। तमिलनाडु में 9.56% की जनसंख्या पाई जाती है, 9.56% की जनसंख्या पाई जाती है, ठीक है। तमिलनाडु के बाद आ जाएगा गोवा। गोवा में 9.57% की जनसंख्या आ जाए, दूसरा स्थान गोवा का है, ठीक है, पहला स्थान तमिलनाडु का है, इसके बारे में हम बात कर ली। अब हम बात करते हैं, अभी हमने आयु संरचना करा, अभी हमने बाल जनसंख्या के बारे में पता करा, तो अब हम पता करेंगे कि भारत में साक्षरता का प्रतिरूप का पता करेंगे। भारत में जो साक्षरता है उसका प्रतिरूप पता करेंगे। जो देखिए, अब जो भारत है, भारत में कितनी जनसंख्या आश्रित है आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तो है करीब करीब 74 पॉइंट, जो भारत की जो साक्षरता दर है, भारत की जो साक्षरता की संख्या है वो है 74.04,
ये है साक्षरता दर। देखिए अब भारत की जो साक्षरता है वो 74.04% है, ठीक है, 74.04% भारत में पाई जाती है। अब हम बात करें साक्षरता दर की, बात करते हैं कि कितने कौन से सन में कितनी जनसंख्या साक्षर थी, तो हम बात करते हैं, हम 1901 से बात करेंगे, ठीक है, 1901 से बात करते हैं अपन, 1901, 1961, 1961 की बात करते हैं, सीधा 2001 पर आ जाते हैं, फिर 2011 पर, ठीक है। 2011 की मैंने बताई अभी अभी, 2011 की कितनी है, 2011 की है आपकी साक्षरता दर 74.04, ठीक है, 74.04, ठीक है, परसेंट की जनसंख्या बता रहा हूं मैं आपको, परसेंट। अब देखिए अगर आप इसे ऊपर जाएंगे तो साक्षरता में क्या मिलेगी आपको, कमी मिलेगी, ठीक है, कमी मिलेगी। लेकिन आप नीचे की तरफ आएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, 1901 से 1961, 2001, 2011 की तरफ आएंगे तो आपको वृद्धि दिखेगी, लेकिन नीचे से ऊपर जाएंगे तो आपको कमी दिखेगी, ठीक है। यही कारण होता है साक्षरता का, ठीक है, प्रतिशत का पता लगाना, ठीक है। तो अब देखिए, तो 2001 की जो प्रतिशत है वो है 64.80, ठीक है, 64.83 सही लिखा है, 64.83 जो है वो जनसंख्या साक्षर है। अगर आप इसके ऊपर जाए तो 1961 में बात करें तो 28.30% की जनसंख्या साक्षर है। अगर 1901 की बात करें तो इसमें 35% सॉरी। अब देखिए 1901 में जो साक्षर की जनसंख्या थी, साक्षर कितने लोग थे भारत के, सिर्फ 0.35% की जो जनसंख्या थी वो साक्षर थी, पढ़ी लिखी थी। साक्षर का मतलब होता है जो पढ़ना और लिखना दोनों जानता हो। जो जनसंख्या जितनी जनसंख्या पढ़ना और लिखना जानती होगी वो क्या होगी, साक्षर होगी। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो सारी भाषाएं लिखना पढ़ना जानती है, या एक भाषा लिखना जानती है, पढ़ना जानती है, ठीक है। उसको सिर्फ एक भाषा लिखनी आनी चाहिए, उसी भाषा को पढ़ना आना चाहिए, बस ये दो चीज आ जाए तो मेरे लिए वो साक्षर हो जाएगी। साक्षर मतलब पढ़ने लिखने वाली जनसंख्या। 1901 में 05.35% की जो जनसंख्या थी वो साक्षर थी, पढ़ना लिखना जानती थी। अगर मैं बात करूं 1961 की, तो 1961 में 28.30% की जनसंख्या जो है वो साक्षर थी, ठीक है, 28.30% की जनसंख्या साक्षर थी 1961 में, ठीक है। अगर मैं बात करूं 2001 की, तो 2001 में 64.83 की जो जनसंख्या है वो क्या थी, साक्षर थी, ठीक है। 64.83% की जनसंख्या, 64.83% की जो जनसंख्या थी भारत के 2001 के अनुसार वो साक्षर थी। अब बात करें 2011 की, तो 2011 में 74.04%, 74.04% की जनसंख्या है वो क्या है, साक्षर है, पढ़ी लिखी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि 2011 की बात ना करके 2013 की बात करूं, तो 2013 में 73% जनसंख्या, फिक्स 73 आ जाएगा, 73% जनसंख्या आश्रित है। लेकिन मैं फाइनल डाटा आपको बताऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि आपका माइंड के जो है इधर से उधर घूम जाएगा, आपका फाइनल डाटा सुनते ही आपका उधर से उधर जाएगा। बस मैं एक फाइनल डाटा बताऊंगा राजस्थान का सिर्फ, और किसी का नहीं बताऊंगा। मैं आपको भारत का बताऊंगा और राजस्थान का बताऊंगा, और किसी का नहीं बताऊंगा, भारत का भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि भारत का अभी आपकी जो बुक है उसमें सिर्फ आपके प्रोविजनल डाटा दिए गए हैं। प्रोविजनल मतलब पहले के डाटा, जो 2011 के डाटा और 2013 के डाटा नहीं दिए गए, इसलिए मैं बताऊंगा ही नहीं 2013 के डाटा। 2011 के अनुसार ही आएगा, जहां जहां बताना पड़ेगा वहां वहां मैं बताऊंगा 2013 के डाटा, ठीक है। तो अब देखिए सन 1901, अब देखेंगे आप सन 1901 को देखें, 0.35 था, ठीक है, 05.35% की जनसंख्या क्या थी,
साक्षर थी। 0.35% की जनसंख्या क्या थी, साक्षर थी, पढ़ी लिखी थी। 0.35%, 0.35% की जनसंख्या थी, वो आश्रित वो साक्षर थी। क्या थी, साक्षर थी, पढ़ना लिखना जानती थी। अब देखिए आप आएंगे तो इसमें क्या हुआ, बढ़ोतरी हुई 1961 से। 1961 में 28.30% की जनसंख्या थी, 28.30% टू 8.30% तो थी वो साक्षरित थी। 28.30 साक्षरित जनसंख्या थी। 28.30% की जनसंख्या साक्षरित थी 1961 के अनुसार। ठीक है, अब देखेंगे 2001 में आएंगे तो 64.83% की जनसंख्या थी। 64.83 मतलब 64.83% की 64.83 की जनसंख्या जो थी, 64.83% की जनसंख्या थी, वो साक्षर थी, पढ़ना लिखना जानती थी। अगर आप 2011 में आएंगे तो 74.04%, ठीक है, 74.04 करोड़ जो परसेंट है वो क्या थी, वो पढ़ना लिखना दोनों जानती थी। 74.04% जो जनसंख्या थी वो पढ़ना लिखना जानती थी। अब आप देखेंगे 1900 जो आप देखेंगे 1961 में, 1961 से जो है निरंतर वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। किस चीज की, जो साक्षरता है, पढ़ने लिखने लोगों की जनसंख्या है जो, वो है निरंतर वृद्धि हो रही है इसमें। निरंतर क्या है, वृद्धि हो रही है इसमें। 1961 से 2011 तक की जनसंख्या देख लीजिए, 28 थी, फिर 64 हो गई, फिर 74 हो गई। ठीक है, इतनी जनसंख्या क्या हो गई, पढ़ने लिखने लग गई। पढ़ने लिखने वाली आश्रित वो क्या साक्षरता दर है अपनी जो भारत की, वो है 74.04 करोड़ हो चुकी है, मतलब बढ़ गई है। तो मैं इसमें एक पॉइंट जोड़ दूं, सन 1961 से सन 1961 सन 1961 से सन 1961 से अभी तक 3 गुना की वृद्धि हुई है अपने। देखिएगा सन 1961 के बाद साक्षरता तीव्र अब देखिए जो साक्षर जो जनसंख्या है वो 1961 से क्या हुआ है, तीव्र गति से वृद्धि हुई है। उनकी तीव्र गति से वृद्धि हुई है, तीव्र मतलब बहुत तेजी से, लेकिन कितनी वृद्धि हुई है, 3 गुना वृद्धि हुई है। ठीक है, 3 गुना वृद्धि हुई है साक्षर लोगों में 1961 से 2011 के मध्य। 3 गुना वृद्धि हुई है, तीव्र वृद्धि हुई है। ठीक है, अब ये आपको समझ में आ ही गया होगा। भारत की साक्षरता मैंने बताई अभी आपको। अब आपको इसके आगे के पॉइंट बता देता हूँ मैं आपको। इसके कारण क्या है, कारण क्या है इसके, जो ये जो साक्षरता है वो बढ़ रही है, इसके कारण भी बताना चाहूंगा मैं आपको। अब देखिए कारण क्या है इसके, ठीक है, कारण क्या है इसके, मैं बताना चाहूंगा कारण क्या है इसके। जो साक्षरता है बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है साक्षरता, क्यों बढ़ रही है साक्षरता जो है, वो कारण है विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की जा रही है। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की जा रही है। पहला पॉइंट बनेगा कि साक्षरता क्यों बढ़ रही है। आपको पता है पढ़ने लिखने की जनसंख्या बढ़ रही है, पढ़ने लिखने की जनसंख्या बढ़ रही है। पढ़ने लिखने की क्यों बढ़ रही है, पढ़ाई का जो शिक्षा का जो स्थान है वो बढ़ चुका है। शिक्षा के जो प्रोत्साहन हो रहे हैं लोग कि हाँ शिक्षा है, आजकल जॉब भी शिक्षा के बिना किसी को नहीं मिलती है। कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए, पढ़ना लिखना तो आना ही चाहिए, एक भाषा तो आनी नहीं चाहिए। इंग्लिश का सबसे बड़ा महत्व हो चुका है अभी इस जमाने में, तो इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। हिंदी मत आए चाहे ऐसे इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं तो हिंदी तो अपनी बेसिक सबको आती है, सबको आती है हिंदी, लेकिन इंग्लिश तो आनी ही चाहिए। ठीक है, ये हो चुका है अपने भारत का हाल कि हाँ भाई किसी को आए ना आए उसके पास डिग्री होनी चाहिए, उसको क्या लेने के लिए, रोजगार लेने के लिए। तो विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो रहा है, स्कूलों की स्थापना हो रही है इसी कारण से। विभिन्न क्षेत्रों में
विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना हो रही है। ठीक है, अब देखिए भारत के कई क्षेत्रों में क्या हो रहा है, कई क्षेत्रों में स्कूल जो है इसकी स्थापना हो रही है, स्कूल जो खोले जा रहे हैं, उस कारण से भी वहाँ की जनसंख्या क्या है, पढ़ने लिखने लग गई है, स्कूलों में जाने लग गई है, वो भी समझने लग गई है कि साक्षरता क्या होता है, उनको भी पता चल गया है पढ़ने लिखने से क्या महत्व होता है पढ़ने लिखने का। तो इस कारण से भी वहाँ की जनसंख्या क्या है, पढ़ने लिखने लग गई है। इस कारण से भी हमारे क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना हो रही है। हमारी जनसंख्या जानती है कि आज पढ़ाई का क्या महत्व हो रहा है, तो इसी कारण से भी क्या है, स्कूल खोले जा रहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में खोले जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा कारण है इसका, वो जाएगा आपका, ठीक है, जो शिक्षा संबंधी जो सरकारी नीतियां हैं उसके कारण भी हो रहा है ये, शिक्षा संबंधी देखिए शिक्षा संबंधी सरकारी नीतियां, ठीक है, सरकार की नीतियां हैं शिक्षा से कि पढ़ो लिखो, हम पैसे देंगे, ठीक है, SC ST OBC के जो पैसे हैं वो सरकार देती है। अगर फायदा उठाना है, ST वाले देख रहे हैं इस वीडियो को तो कृपया करके ई मित्र वाले के पास जाके पता कर ले कि 5 साल तक की जो एजुकेशन की फीस है वो सरकार दे रही है, आपका फॉर्म भर लीजिएगा। SC वाले भी जाइए, ST वाले भी जाइए, OBC वाले भी जाइए, ठीक है, ठीक है, ये तीनों जो है वो जाइए, और सिंधी भी जाइए, मैं भी एक सिंधी हूँ तो सिंधी भी जाइए। OBC ST SC किसी में तो आते होंगे, ठीक है, SC में आते हैं, अधिकतर SC में आते हैं, OBC SC, ठीक है, एक बार जाइए, सिंधी भी जाइए, ST वाले भी जाइए, SC में जो आते हैं वो भी जाइए, OBC वाले भी जाइए, पता करिए आप किस में आते हैं, कौन से वर्ग में आते हैं, आप उसका पता करिए, उसके हिसाब से आप देखिए कि आपके जो वर्ग है उसके हिसाब से क्या सरकारी नीतियां चल रही है, उसमें आप फायदा उठाइए। अभी 5 साल की जो है, 5 साल तक जो है वो सरकार आपको पैसे देगी शिक्षा के, तो आप उसका फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा शिक्षा संबंधी सरकारी नीतियां चल रही है अभी, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, महिलाओं का महत्व हो रहा है, ठीक है, तो शिक्षा के प्रति लोगों के जागरूकता आ रही है, शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है। ठीक है, शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है कि हाँ भाई हमें भी पढ़ना है, उनको पढ़ाई का महत्व पता चल गया है कि पढ़ाई का महत्व क्या है, उनमें जागरूकता आ रही है लोगों में कि हम शिक्षा का प्रचार कर रहे हैं, इस कारण से उन्हें जागरूकता आ रही है कि हाँ भाई हमें भी पढ़ना है। जो कार्यशील जनसंख्या है वो सोच रही है कि हाँ हमने भी, आज वृद्ध जनसंख्या है वो सोच रही है कि हाँ हमने पढ़ लिया होता बचपन में तो हमें अच्छी नौकरी मिल जाती, अभी हम कितने पैसे जमा लेते, अभी हम कितने क्या खट्टा कर लेते, क्या क्या बना लेते, वो सोच रहे होंगे, ठीक है। तो इसी कारण से क्या है, शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है। जो प्लीज कृपया करके शिक्षा से संबंधित जो चीजें हैं वो देखिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए, शिक्षा दीजिए।
अब देखिए तीन कारण महत्व है, नगरीकरण भी आप जोड़ सकते हैं। नगरों में आते हैं लोग, क्या आते हैं, वहां पे देखते हैं, वहां के चकाचौंध देखते हैं, वहां पे रहने के लिए देखते हैं, तो वहां पे पढ़ने के लिए देखते हैं कि हाँ वहां पे नगरों में सबसे सर्वाधिक जो चीज चाहिए वो पढ़ाई चाहिए। पढ़ाई के बिना आप नगर में रह ही नहीं सकते, आपको पढ़ना लिखना तो आनी ही चाहिए। तो इस कारण से भी लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, कोशिश करते हैं कि हम भी गाँव से बाहर निकले। इस कारण से भी लोग क्या पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मैं बात करूं कि एक क्वेश्चन आ जाए आपके पास, भारत की साक्षरता के प्रति बढ़ने के लिए बढ़ रहे हैं, उसके कारण क्या है, क्यों बढ़ रहे हैं ये, तो ये कारण आ जाए तो यही कारण लिखने हैं आपको। विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना हो रही है। ठीक है, अगर आपके 2 पॉइंट का है तो ये 3 पॉइंट लिख देगा और नीचे ऊपर लिख देगा कि इसके भारत की साक्षरता के बढ़ने के निम्न निम्न कारक है। पहला है विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना। दूसरा पॉइंट बना लीजिएगा शिक्षा संबंधी सरकारी नीतियां। तीसरा पॉइंट बोला है शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता आ रही है। चौथा पॉइंट नगरीकरण लिख दीजिएगा आप। ठीक है, और अगर छह या 4 पॉइंट का है तो लिख दीजिएगा भारत के प्रति जो भारत भारत में साक्षरता दर इसी कारण से भी बढ़ रही है। इसका निम्न कारण हम बता सकते हैं कि पहला तो विभिन्न क्षेत्रों में स्कूलों की स्थापना की जा रही है। लोगों को पता चल रहा है कि शिक्षा का क्या महत्व हो रहा है। इस कारण से भी क्या है, जो क्षेत्र है वहां पे स्कूलों की स्थापना की जा रही है, वहां के लोगों को पढ़ाया जा रहा है, उनको पता चल रहा है कि शिक्षा क्या है, और वो लोग पढ़ लिख के वो दूसरा स्कूल खोल रहे हैं, वो तीसरा स्कूल खोल रहे हैं। इस कारण से शिक्षा बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, उसका लेवल बढ़ते जा रहा है। ठीक है, लेवल बढ़ते जा रहा है। अब देखिए शिक्षा सरकारी नीतियां, सरकार ने नीतियां चलाई कि आपके 5 साल के पैसे हम देंगे, तो इस कारण से भी जो है वो उनके लिए सफलता आ जा रही है कि हाँ भाई हमको पढ़ना है, हमारे पैसे बच रहे हैं। इस कारण से भी होता है सरकार ऐसी ऐसी नीतियां चलाती है कि हाँ, सरकार की नीतियां ही ऐसी होती है कि हाँ हमारे को पढ़ना है, अब इसके लिए पढ़ाई के लिए नीतियां चलाती है सरकार। ठीक है, शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता जो है, लोग घर घर जाके गाँव गाँव जाके जागरूक करते हैं लोगों को, ये बताते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है, जागरूक करते हैं लोगों को। इस कारण से भी क्या है, जो गाँव जो शिक्षा है उसका एवरेज बढ़ रहा है। और चौथा नगरीकरण आप लिख दीजिए, सामाजिकरण, सांस्कृतिकरण, ये सब भी आप अपने मन से लिख सकते हैं, मन से बना के लिख सकते हैं। पॉइंट क्या बोल रहा है, साक्षरता, साक्षरता मत पढ़ने लिखने की क्या होती है, संख्या। ठीक है, पढ़ने लिखने की संख्या, बस यही लिखना है आपको कि पढ़ने लिखने का जो एवरेज है वो क्यों बढ़ रहा है, लोग क्यों पढ़ते हैं, इसका एवरेज बताना है आपको, इसके बारे में बताना है, बस लिख दीजिए आप कि क्यों पढ़ रहे हैं, आप अपने हिसाब से बना के लिख दीजिएगा। तो अब देखिए कि प्रमुख साक्षरता की तुलना में महिलाओं में जो जो साक्षरता है वो अधिक क्यों आ रही है, अधिक क्यों जाते जा रही है। जो महिलाएं हैं वो अभी भी पुरुष से कम है, पुरुष साक्षरता से कम है, परंतु वो धीरे धीरे महिला साक्षरता जो है वो ऊंची हो रही है, ऊपर उठ रही है। क्यों उठ रही है उसके कारण भी पूछ सकता है। ठीक है, ऊंची उठ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो पुरुष साक्षरता की तुलना में जो पुरुष साक्षर है, पुरुष वो है पढ़ने लिखने वाले पुरुषों की संख्या है, उसकी तुलना में महिलाओं की साक्षरता में तीव्र वृद्धि के कारण महिलाओं की संख्या में, देखिए अब पुरुषों की पुरुषों की तुलना में, पुरुष साक्षरताओं की तुलना में महिला जो साक्षरता है, महिला साक्षरता है उसकी जो तीव्र वृद्धि क्यों हो रही है। ठीक है, महिला साक्षर क्यों बढ़ रहा है, महिला पढ़ने क्यों लग रही है, महिलाओं की जो पढ़ने लिखने की संख्या है वो क्यों बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है, उसके कारण बताने हैं। ठीक है, क्यों बढ़ रही है उसके कारण बता रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है
महिला बढ़ रही है, महिला पढ़ रही है, मतलब कि ये बात है कि भारत समझ रहा है कि महिला भी कोई चीज है। ठीक है, महिला के प्रति भी उनमें दयावान आ रही है कि महिला भी घर को क्या है, आगे बढ़ाती है। ठीक है, इनके जो है ये भी जागरूक हो रहे हैं। तो इसमें आप बना के लिख सकते हैं, जैसे सामाजिक जागरूकता। सामाजिक जागरूकता पहला पॉइंट है, सामाजिक जागरूकता। जागरूकता ठीक है, समाज में जागरूकता आ रही है कि हाँ भाई, समाज जो जागरूक हो रहा है कि घर घर जाके प्रचार कर रहा है कि हाँ भाई, महिलाओं को भी पढ़ाना चाहिए, उनको भी पढ़ाना चाहिए। वो भी है इस समाज में, पहले के जैसा नहीं है अब, कि पहले के जैसा नहीं। अब जो पुत्र को प्राथमिकता ना देके महिलाओं को प्राथमिकता दे रहे हैं कहीं कहीं पे। जो अब क्या हो रहा है, अब दोनों को एक समान की प्राथमिकता दी जाती है कि पुरुष और महिला दोनों एक ही समान है। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों एक ही समान है, दोनों को बराबर ही शिक्षा मिलनी चाहिए, अलग नहीं मिलनी चाहिए, दोनों को बराबर ही शिक्षा मिलनी चाहिए। ये प्रथा चल रही है सामाजिक जागरूकता में। अगर देखिए दूसरा पॉइंट देखिए, सरकारी प्रोत्साहन। सरकारी प्रोत्साहन दूसरा पॉइंट बन जाएगा, सरकारी प्रोत्साहन। देखिए सरकारी प्रोत्साहन, सरकार प्रोत्साहन पढ़ रही है, उनको हौसला दे रही है कि हाँ पढ़ो, पढ़ो और लिखो। नीतियां चला रही है सरकार की, पढ़ो लिखो। ठीक है, पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो। जो प्रोत्साहन मतलब आगे बढ़ाने का हौसला दे रही है सरकार। सरकार हौसला दे रही है कि हम करवाएंगे आपका आगे का जो आपकी जीवन है वो हम आपके पार करवाएंगे, खाली आप पढ़ो लिखो। हम आगे का आपका जो जीवन है वो हम लिखेंगे, लाइफ स्टाइल हम आपकी लिखेंगे, परंतु आप पढ़ो, पढ़ो, पढ़े बिना हम कुछ ही नहीं कर पाएंगे। सरकार भी यही कह रही है, प्रोत्साहन देती है सरकार कि हाँ भाई पढ़ो लिखो। उनको नीतियां चलाती है सरकार कि पढ़ो लिखो, पढ़ो लिखो, नीतियां चलाती है इसके प्रति, जिसके प्रति भी महिला साक्षरता अधिक है, महिला साक्षरता अधिक हो रही है धीरे धीरे। अब देखिए तीसरा जो हो जाएगा वो लैंगिक भेद में कमी। लैंगिक भेद में कमी, लैंगिक भेद में कमी आ रही है कि हाँ भाई, पुरुषों को प्राथमिकता देना बंद कम कर रहे हैं। भारत में कम हो चुका है पुरुषों को प्राथमिकता देना, कि पुरुष हैं जो हमारे वंश को आगे बढ़ाता है। अब लेकिन महिला भी एक वो है, एक ऐसा महिला भी एक ऐसी महिला है जो भारत की भी एक ऐसी महिला है जो भारत को आगे बढ़ाती है। ठीक है, भारत को आगे बढ़ाने वाली महिला है, घर को आगे बढ़ाने वाली महिला है, समाज को आगे बढ़ाने वाली महिला है। हर जगह का जो है समाज की क्या है, समाज को बताने वाली एक महिला है। समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है उसको एक समाज को प्रति, जो समाज को उत्तरदायी मानते हैं, जो देखते हैं कि समाज में महिलाएं, इस समाज में महिलाएं ढंग से रह पा रही तो समाज बहुत अच्छा है, नहीं रह पा रही तो समाज बहुत गंदा है। ये भी चीज हो सकती है कि समाज में लैंगिक भेद जो है, अब पुरुषों को प्राथमिकता देना बंद कर रहे हैं लोग, कम हो चुका है। अब महिलाओं को क्या दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं, दोनों को बराबर जब प्राथमिकता दे रहे हैं। अब ये भी प्रश्न पूछ सकता है, पुरुष साक्षरता की तुलना में महिला साक्षरता की जो वृद्धि है उसके कारण बताइए। तो कारण ये लिखने हैं आपको, 2 नंबर का आएगा तो ये लिख दीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा वर्णन करके ये लिख दीजिएगा। सेकंड नंबर 4 नंबर का आएगा तो इसमें लिख देगा साक्षरता के बारे में बता दीजिएगा, पढ़ने लिखने लोगों की संख्या ही क्या कहलाती है, साक्षर कहलाती है, ये लिख दीजिएगा। फिर ये लिख दीजिएगा सामाजिक जागरूकता, समाज में जागरूकता फैल रही है, सरकारी नीतियां, सरकार नीतियां चला रही है ऐसी ऐसी, जिसके कारण क्या हो रही है, साक्षरता बढ़ रही है। लैंगिक भेद, ठीक है, परिवार में लैंगिक भेद कम हो रहा है। पुत्र को प्राथमिकता न देकर पुत्रियों को प्राथमिकता दी जा रही है, या दोनों को एक समान तक देखा जा रहा है। ठीक है, ये कारण भी है जो महिलाओं की साक्षरता बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, धीरे धीरे महिलाओं की साक्षरता क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये भी कारण हो सकता है। अब देखिएगा आप, अब साक्षरता के बारे में बताऊंगा, साक्षरता के बारे में बताऊंगा। अब मैंने आपको क्या बताया, देखिए भारत की साक्षरता का प्रतिरूप बताया है मैंने आपको, कारण क्या है इसके जो साक्षरता बढ़ रही है,
ठीक है, साक्षरता क्यों कर रही है, भारत में क्यों बढ़ रही है, तो विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो रहा है, स्कूलों की स्थापना हो रही है, इस कारण से साक्षरता बढ़ रही है। ठीक है, शिक्षा संबंधी सरकारी नीतियां चला रही है शिक्षा के प्रति, इस कारण से भी साक्षरता बढ़ रही है। शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता हो रही है, घर घर जाके गांव गांव जाके लोग जागरूक करते हैं लोगों को कि हाँ भाई शिक्षा देनी चाहिए सबको, इस कारण से भी क्या हो रहा है, शिक्षा का प्रतिशत बढ़ रहा है, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ रहा है। अब देखिए पुरुषों की साक्षरता जो है तुलना में महिलाओं की साक्षरता अधिक हो रही है, क्यों हो रही है, क्योंकि ये सामाजिक जागरूकता हो रही है, समाज में जागरूकता आ रही है, धीरे धीरे समझ आ रही है समाज में, सरकारी प्रोत्साहन, सरकार की ऐसी ऐसी नीतियां चल रही है जिसमें क्या होता है, पढ़ना लिखना महत्व होता है। अब देखिए लैंगिक भेद जो होता है, पुत्र को प्राथमिकता ना देके पुत्रियों को प्राथमिकता दी जा रही है, या तो दोनों को बराबर प्राथमिकता दी जा रही है। अब इसके बारे में मैं आपको संक्षिप्त में समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कि ये है क्या, मैंने क्या बताया अभी आपको। सर्वाधिक जो साक्षरता है वो कहाँ पाई जाती है, न्यूनतम साक्षरता है वो कहाँ पाई जाती है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे भी लिख देता हूँ साक्षरता। ये मैंने लिख दिया साक्षरता। इसके बारे में पढ़ते हैं साक्षरता है क्या। तो अब देखिए 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार बता रहा हूं मैं आपको, 2011 के अनुसार जो कुल साक्षरता जो है उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। महिलाएं लिख देते हैं पहले यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं कुल साक्षरता, और यहाँ पे पुरुष लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, 3 मैंने बॉक्स बना है, 1 2 3 4 मैंने बॉक्स बनाया है। पहला तो 2011 के अनुसार कुल साक्षरता कितनी है, पुरुष कितने हैं, पुरुष साक्षरता कितनी है, महिला साक्षरता कितनी है, उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। इसमें एक तो प्रोविजनल डाटा और फाइनल डाटा बताने हैं, परंतु मैं आपको फाइनल डाटा बिल्कुल कम बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा ही नहीं फाइनल डाटा, क्योंकि इसमें कोई जरूरत है ही नहीं फाइनल डाटा की, क्योंकि आपके बुक में फाइनल डाटा दे ही नहीं रखे, तो क्यों बताऊं मैं फाइनल डाटा। ठीक है, क्यों बताऊं तो फाइनल डाटा, बहुत से लोग फाइनल डाटा बता देते हैं लेकिन वो ये नहीं समझ पाते कि बुक में दे ही नहीं रखा फाइनल डाटा, तो कहीं को पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, नहीं पूछ सकते फाइनल डाटा, बिल्कुल नहीं पूछ सकते फाइनल डाटा, बिल्कुल ही ना के बराबर। मैं 0% बोल रहा हूँ, 100% बोल रहा हूँ कि 0% क्वेश्चन आने वाले हैं आपके फाइनल डाटा के। ठीक है, आएंगे ही नहीं फाइनल डाटा के, सिर्फ ये आएंगे जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, प्रोविजनल डाटा। फाइनल डाटा और प्रोविजनल डाटा क्या होते हैं, प्रोविजनल डाटा वो होते हैं जो पहले भेज दिए जाते हैं, जो 2011 में भेज दिए, प्रोविजनल होते हैं। ठीक है, जैसे आंकड़े सामने कर दिए 2011 में कर दिए थे ना, फिर उसके बाद जो फाइनल डाटा कहते हैं वो 2013 में, मतलब फाइनल नहीं थे, पूरे नहीं गिने थे, सब पूरे गिने गए तो 2011 और 2013 में फाइनल डाटा दिए गए थे, 2011 में प्रोविजनल डाटा दिए गए थे, 2013 में फाइनल, 2011 में प्रोविजनल। ठीक है, वो अपन देखें भारत में कुल साक्षरता कितनी है, तो अपन को पता है 74.04% की जो जनसंख्या है वो साक्षर है। कुल साक्षरता कितनी है, 74.04% की जो जनसंख्या है वो साक्षरित है भारत में। 74.04% की जो जनसंख्या है वो साक्षरित है, किसमें, भारत में है। अब देखिए साक्षरित है, ये मैंने एक और बॉक्स बना दिया, यहाँ पे मैं प्रोविजनल लिख देता हूं। जब हमको फाइनल बताने ही नहीं तो फाइनल लिखेगा क्या भाई साहब। प्रोविजनल डाटा है 2011 के अनुसार 74.04% कुल जनसंख्या पाई जाती है। साक्षरता की कुल जनसंख्या है
74.04% की जनसंख्या अपनी भारत की साक्षरता है। पुरुष साक्षरता कितनी है, तो पुरुष साक्षरता है अपनी 82.40%। 82.14% की जनसंख्या है वो साक्षरता है। 82.14% की जो जनसंख्या है वो साक्षरित है। ठीक है, पुरुषों की बात करें तो भारत की ठीक है कुल साक्षरित जनसंख्या का अगर मैं बात करूं तो मैंने पुरुष साक्षरत और महिला साक्षरत को अलग कर दिया। अगर मैंने कुल और जो साक्षरत नहीं थे उनको भी जोड़ दिया और मैंने उन्हें 100 मान लिया। अब 100 में से अब मैं बात करूं 100% है तो 100% में से बात करा तो 82.14%। ठीक है, 82.14%, 82.14% की जो जनसंख्या है वो साक्षरता है पुरुषों की। और बाकी बची जितनी भी जनसंख्या है जो 100% कर दे इसको, ठीक है, बाकी जितनी भी परसेंट है वो सारी साक्षरित नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, गंवार है। ठीक है, 82.14% की जनसंख्या क्या है, पुरुषों की साक्षरित है, साक्षरित है, साक्षरित है। ठीक है, साक्षरित है। और जो महिलाओं की जनसंख्या है वो 65.46% की जनसंख्या जो है साक्षरित है। कितनी जनसंख्या साक्षरित है, 65.46% की जनसंख्या महिलाओं की साक्षरित है। 65.46% की जनसंख्या जो है साक्षरित है। 65.46% की जनसंख्या साक्षरित है भारत में। भारत में 65.46% की जनसंख्या साक्षरित है। बाकी बची जितनी भी जनसंख्या है वो सारी गंवार है महिलाओं की। ठीक है, गंवार है महिलाओं की। अब बात करें अपन तो राज्यों औसत से अधिक जो साक्षरता वाले राज्य हैं, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं। अब देखिए अपना जो भारत है उसका जो साक्षरता था वो जो औसत है वो 74.04% है। अब 74.04% से जो अधिक वाले साक्षरित हैं वो कौन से हैं, अपन जिलों की बात करते हैं। जिलों में कौन कौन से जिले ऐसे हैं जो साक्षरता की दृष्टि से औसत जो है भारत का उससे अधिक साक्षरित है, उससे अधिक साक्षरित है। क्यों है, क्योंकि भारत में जितनी जनसंख्या पाई जाती है ये उसका टोटल है। जिस राज्य की बात करेंगे उस राज्य में जितनी जनसंख्या निवास करती है उसकी बात करेंगे अपन। ठीक है, इसलिए क्या है अधिक और न्यूनतम बना लिए है। पहला जो आ जाएगा कुल साक्षरता का, जो भारत है, भारत में जो कुल साक्षरता है वो अपन राज्यों के हिसाब से बात करते हैं। तो राज्यों में कितनी जनसंख्या साक्षरित पाई जाती है, कितनी जनसंख्या नहीं पाई जाती है। पहला आ जाएगा केरल। ठीक है, केरल आ जाएगा पहले नंबर पे केरल। केरल की जो 97.91% की जो जनसंख्या है इसे आप 97% भी लिख सकते हो, 97.9% भी लिख सकते हो, 97.91% भी लिख सकते हो आप इसे। केरल की जो 97.91% की जो जनसंख्या है, 97.91% की जो जनसंख्या है वो क्या है, साक्षरित है। क्या है, साक्षरित है, मतलब पढ़ने लिखने वाली है केरल की। दूसरे की अपन बात करें, दूसरा कौन सा ऐसा राज्य, राज्य नहीं वो क्या आएगा, केंद्र शासित प्रदेश आएगा दूसरे नंबर पे। केंद्र शासित प्रदेश आएगा तो लक्षद्वीप आएगा दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, लक्षद्वीप आएगा। लक्षद्वीप की 92.2% की जो जनसंख्या है वो क्या है, पढ़ी लिखी है, साक्षरित है, साक्षरित है, साक्षरित है। ठीक है, लक्षद्वीप की। अगर अपन तीसरे की बात करें तो तीसरा पॉइंट कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा राज्य है जो अगर अपन बात करें तो मिजोरम की जनसंख्या है। मिजोरम की जो जनसंख्या है वो है, मिजोरम की बात करें अपन तो 91.5%। कितनी, 91.5% की जो जनसंख्या है वो मिजोरम में पढ़ी लिखी है, 91.5%। ठीक है, कितनी परसेंट की, 91.5% की जनसंख्या जो है पढ़ी लिखी है। अगर आप और भी ज्यादा लिखना चाहते हो तो 90
1.58% की जनसंख्या क्या है मिजोरम में साक्षरित है। और आपको जो पढ़े लिखने वाले संख्या, जो पढ़ते नहीं है लिखते नहीं है, उनकी संख्या आपको पता करनी है, तो इसमें जितनी संख्या जोड़ो जिससे आपकी 91 को 100 हो जाए। ठीक है, 91 100 हो जाए। ठीक है, 91.58% के बाद जितनी जनसंख्या आप जोड़ोगे जिसमें 100 हो जाए, जितनी जनसंख्या आपने जोड़ी है वो क्या हो जाएगी, अनपढ़ हो जाएगी। अभी क्या है मिजोरम में 91.58% की जो जनसंख्या है वो है साक्षरित है, पढ़ने लिखने वालों की संख्या है। अब बात करें पुरुषों की संख्या जो सर्वाधिक पाई जाती है, जो आश्रित है, वो साक्षरित जो जनसंख्या है, साक्षर जो जनसंख्या है वो पुरुषों की कहाँ कहाँ पे पाई जाती है, लक्षद्वीप और केरल। लक्षद्वीप और केरल के सर्वाधिक है। लक्षद्वीप की बात करते हैं, पहला है लक्षद्वीप और दूसरा है केरल। लक्षद्वीप की बात करें तो 96% की जनसंख्या क्या है वहां पे साक्षरित है। पुरुषों की जनसंख्या में लक्षद्वीप सबसे नंबर पे आ रहा है। और देखिए लक्षद्वीप क्या है, सबसे पहले नंबर पे आ रहा है यहाँ पे पढ़ने लिखने की संख्या में। क्या है, तो लक्षद्वीप है वो पहले नंबर पे आ रहा है। ठीक है, लक्षद्वीप क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब कई लोग केरल भी बता देते हैं, ठीक, केरल भी बता देते हैं, केरल भी सबसे नंबर वन पे। तो मैं बता दूं लक्षद्वीप क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, इसका पता होना चाहिए। ये कोई राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है। वो भी अपनी तरफ सही है और मैं भी अपनी तरफ सही हूँ। जो दूसरा नंबर है वो है केरल का। केरल में पुरुषों की संख्या क्या है, पुरुषों की संख्या है 96.10%, 96.10% की जो जनसंख्या है पुरुषों की बात कर रहा हूँ, महिलाओं की नहीं, पुरुषों की बात कर रहा हूँ। पुरुषों की पूरी जो केरल में जितने भी पुरुष है उनकी संख्या मैंने गिन ली, उनमें से मैंने 96.10% की जो जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी है और जितनी भी है वो अनपढ़ है। ठीक है, 96.10% की जो जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी है। ठीक है, पढ़ी लिखी है। 96.10% की जो जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी है केरल में। तो ये तो हो गया लक्षद्वीप, क्या हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया प्रथम स्थान पर। दूसरे स्थान पर केरल हो गया। अगर अपन बात राज्य की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक कौन सा आता है, तो केरल सबसे नंबर 1 पे आ जाएगा। लक्षद्वीप की बात करें तो दूसरे नंबर पे लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप भी प्रथम नंबर पे आ जाएगा केंद्र शासित प्रदेश के हिसाब से। तो ये तो हो गए अपने 2 राज्य जहां पर सबसे ज्यादा क्या आती है, पुरुषों की जनसंख्या पाई जाती है। अगर मैं महिलाओं की जनसंख्या बात करूं, महिलाओं की जनसंख्या जो है वहां पे साक्षरत कहाँ पे पाई जाती है, तो एक तो केरल है और एक मिजोरम है। अब देखिए मिजोरम में, केरल और मिजोरम में केरल सबसे पहले नंबर पे आता है। पहले नंबर पे केरल आता है महिलाओं की दृष्टि से। महिलाएं 92% वहां पे क्या है, साक्षरत पाई जाती है। महिलाएं 92% की वहां पे क्या है, साक्षरत पाई जाती है, 92%। ठीक है, अब देखिएगा 92% पाई जाती है। ठीक है, अगर आपको फिक्स लिखना है तो 92.1% लिख दीजिएगा। ठीक है, 92.1% लिख दीजिएगा बुक के हिसाब से। मैं बोलूंगा 92%। 92% की जो जनसंख्या है वो महिलाएं की है, जो साक्षरित है मतलब साक्षरता है, मतलब महिलाएं की जो जनसंख्या है वो पढ़ी लिखी है 92% की केरल के अंदर। अगर मैं दूसरा नंबर बात करूं, दूसरा कौन सा राज्य है जहां पे महिलाओं की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, महिलाओं की जनसंख्या साक्षरत की महिलाओं की जो जनसंख्या वो सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है, तो वो पाई जाती है मिजोरम में। मिजोरम में 89.3% की जो जनसंख्या है वो साक्षरित है। ठीक है, पढ़ने लिखने वाली जनसंख्या है। महिलाओं की जनसंख्या 89.3% की जनसंख्या है, जो पढ़ने लिखने की जनसंख्या है मिजोरम में 89.3% की जो जनसंख्या है वो पढ़ती लिखती है अपने मिजोरम में। आज बात करें, अगर आप देखें तो राष्ट्रीय औसत से अधिक वाले राज्य, मतलब राज्य जो है अपना राष्ट्रीय जो है भारत, उससे ज्यादा के औसत से वो केरल है। पुरुषों में भी केरल है। ठीक है, केरल है। ठीक है, राज्यों के हिसाब से महिलाओं में भी केरल है। अगर आपसे पूछ लिया जो
अगर आपसे पूछ लिया कि आपके राष्ट्र से औसत से जो अधिक वाले जो हैं, जो साक्षर वाले हैं, उनके नाम बताइए। एक एक नाम ही याद कर लीजिए, दो दो याद नहीं करिए, आंकड़े याद नहीं होते तो नाम याद कर लीजिए। इतना ही याद कर लीजिए कि केरल है सर्वाधिक, पुरुषों में भी केरल है राज्यों के हिसाब से, महिलाओं के भी केरल है। अगर आपसे केंद्र शासित प्रदेश बोले तो ये लीजिएगा लक्षद्वीप। अगर आपसे ये बोल दे कि साक्षर के हिसाब से पुरुषों की जनसंख्या जो है उसमें सबसे सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पाई जाती है, तो आपको लक्षद्वीप लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्योंकि अगर राज्य भी नहीं दे रखा और केंद्र शासित प्रदेश भी नहीं दे रखा, दोनों ही नहीं दे रखे, से पूछ रहा है कि कहाँ ज्यादा पाया जाता है, तो लक्षद्वीप में पहला, दूसरे में केरल। ठीक है, ये चीज आ जाएगी। लेकिन आप केंद्र शासित प्रदेश दे दिया तो लक्षद्वीप, राज्य दे दिया तो केरल। ठीक है, दोनों ही एक स्थान पर एक दूसरे के प्रथम है, परंतु बस अभी जो केरल है दूसरे स्थान पर है। ठीक है, अब हम बात करें राष्ट्रीय औसत से कम वाले राज्य। राष्ट्रीय औसत से कम वाले राज्य। देखिए राष्ट्रीय का जो औसत है उससे कम वाले राज्य कौन कौन से हैं। पहला तो देखिए बिहार है, बिहार है, बिहार, बिहार में 62.83% की जो जनसंख्या है वो क्या है, साक्षरित है। क्या है, साक्षरित है, पढ़ने लिखने वाली जनसंख्या है, सॉरी 63.8% की जो जनसंख्या है, 63.8% की, सॉरी गलती हो गई थी। जो बिहार की जो जनसंख्या है उसकी जो साक्षरता का बात करूं, राष्ट्रीय औसत से कम है, इसका 74 से कम है। बिहार की जनसंख्या जो है 63.8% की जो जनसंख्या है वो खाली क्या है, साक्षरित है, पढ़ने लिखने वाली की, पढ़ने लिखने लिखती है, पढ़ती लिखती है। 63.8% की जनसंख्या जो है पढ़ती है लिखती है बिहार की, पहले स्थान पर आ जाएगा। दूसरे स्थान पर बात करें अपन के, दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य ऐसा है जिसकी राष्ट्रीय औसत से कम है, तो वो है जम्मू कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की 67.2% की जनसंख्या है वो है साक्षरित है। कितनी परसेंट है जम्मू कश्मीर की, 67.2% की जनसंख्या। ठीक है, 67.2% की जनसंख्या जो है, 2% की जनसंख्या जो है वो जम्मू कश्मीर में क्या है, साक्षरित है, पढ़ने लिखने वाली वो है संख्या है। ठीक है, जम्मू कश्मीर। अगर अपन बात करें तीसरा कौन सा राज्य है, तो मैं बता दूं आपको, राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान तीसरा ऐसा राज्य है जहां पर जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम साक्षरता पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 67.02%। 67.02% की जनसंख्या जो है साक्षरित है, यहाँ की साक्षरित है, मतलब साक्षरित पढ़ती लिखती है, पढ़ती लिखती है। ठीक है, आपके बुक के आंकड़े ये दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, बुक के आंकड़े लिख लीजिएगा आप, क्योंकि बुक के आंकड़े ही आएंगे आपके पास। तो बुक के आंकड़े आएंगे आपको 67.0%, 67.0%। ठीक है, 67.0% की जो जनसंख्या है वो क्या है, साक्षरित है, साक्षरित है, पढ़ने लिखने वालों की जनसंख्या। अब मैं बात करूं पुरुषों की जनसंख्या जो है सबसे कम, राष्ट्रीय औसत से कम कहाँ कहाँ कौन से राज्यों में पाई जाती है, तो पहला आ जाएगा बिहार और अरुणाचल प्रदेश। बिहार और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, बिहार और अरुणाचल प्रदेश। बिहार में है देखिए, बिहार में फिर भी सही है, बिहार और अरुणाचल में फिर भी सही है। कितना है, 73.5% की जो पुरुषों की संख्या है वो पढ़ती लिखती है। बिहार में औसत कम है, जो राष्ट्रीय औसत है उससे कम है ये बिहार। ठीक, कितना है, कितना है बिहार के जो पढ़ने लिखने की जो पुरुषों की संख्या है वो 73.5% की जनसंख्या क्या है, पढ़ती लिखती है।
साक्षर है। अगर हम बात करें पहले स्थान पर तो बिहार आ गया, दूसरे स्थान पर कहाँ आ गया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वही भी 73% ही आ जाएगा, टोटल 73.6%। 73.6% की जो जनसंख्या है वो पढ़ने लिखने वाली है, वो क्या है, साक्षरत है पढ़ने लिखने वालों की अरुणाचल प्रदेश की। अगर अपन केरल की, अगर अपन महिलाओं की बात करें तो महिलाएं साक्षरता कहाँ पाई जाती है सर्वाधिक, तो मैं इसकी बात करूँ तो महिलाएं पाई जाती है पहले तो राजस्थान में और बिहार में। राजस्थान में और बिहार में देखिए आप, राजस्थान, अब देखिए आप, राजस्थान पहले नंबर पे आ रहा है महिलाओं की दृष्टि से, परंतु नीचे से, नीचे से। देखिए कितनी शर्म की बात है, हम राजस्थान में रह रहे हैं और राजस्थान का महिलाओं का जो साक्षरता है वो कम है, सबसे कम है महिलाओं का। ये शर्म की बात है कि हमारा जो राजस्थान है उसकी जो महिलाओं का जो साक्षरता है वो 52.70% है। 52.70% है महिलाओं का राजस्थान में। और अगर बिहार की बात करें तो बिहार में भी लगभग 53.3% की जनसंख्या क्या है, साक्षरित है। 53.3, जो बिहार है वहां की जनसंख्या 53.3% की जनसंख्या है वो साक्षरित है। ठीक है, राजस्थान में 52.70% की क्या है जनसंख्या, क्या है, साक्षरित है। लेकिन 53% की बोल सकते हो, 53.3% की बोल सकते हो, 53.3% आपकी बुक में दे रखा है। 53.3 अगर आप इसे पूरा लगाना चाहते हो तो देखिए 53.30% की जो जनसंख्या है वो साक्षरित है। 53.30% की जनसंख्या क्या है, साक्षरित है बिहार में। और जो राजस्थान में 52.70% की जनसंख्या साक्षरित है। तो मैं मानता हूँ जो आज का टॉपिक है आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या नहीं कहना चाहता हूँ। तो आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है।